संधि हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है, इसका सूत्र अगर बात करी जाए किसकी, सूत्र की, तो सूत्र होता है इको यण ची। सूत्र क्या होता है, इको यण ची। इको यण ची सूत्र कहता है कि इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाता है अच के होने पर। क्या कह रहा है कि इक का यण हो जाता है किसके होने पर, अच के होने पर। बस हमको यह जानना है कि इक कहां पर होगा, यण कहां पर होगा और अच कहां पर होगा, हमें यह चीज जाननी है, बस और कुछ नहीं जानना है। देखो प्रथम पद के अंत में क्या आएगा, इक होगा, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर अच हो। इस बार उल्टा हो रहा है मामला, प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, और दूसरे में क्या हो, अच हो। ठीक, तो इक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रथम पद में क्या होगा, इक, द्वितीय में क्या होगा, अच, बराबर पद क्या बनेगा, यण। अभी आपको ये इक अच यण ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सूत्र यही होता है, ये खूब पता होगा। और सूत्र में देखते हैं कि ये है क्या, इसका रहस्य जानते हैं पहले। तो हमने कहा इक के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा पहला पद, यहां से हम पहला पद शुरू करते हैं। इक में वर्ण होते हैं ई, उ, री और ली। 4 वर्ण होते हैं इक में। कौन कौन से होते हैं, ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण होते हैं। और दूसरे पद के प्रारंभ में कहा अच होता है, तो हमें ये जानना है कि अच क्या है भाई। तो अच में हम आते हैं समस्त स्वर वर्ण, समस्त स्वर वर्ण। तो कौन कौन से आ जाएंगे, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, आओ। ये माहेश्वर सूत्र के आधार पर मैंने लिखे हैं। 9 वर्ण हो गए संभवतः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये माहेश्वर सूत्र में 9 वर्ण दिए जाते हैं इस सूत्र के आधार पर। ठीक, आपको सूत्र के आधार पर चलना है, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। और अगर ऐसा है तो बोले यण हो जाएगा किसका, इक का। तो इक का जब यण होगा तो हमने यहाँ पर कर दिया बराबर यण, लेकिन हमें जानना है कि यण में क्या होता है। तो कहेगा इक के स्थान पर यण होता है, यही तो बोला इको यण, इक का यण होता है अच के होने पर। तो कहा ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। आई मजा। आज आप ये जाने होंगे कि इस सूत्र का मतलब क्या है। इको यण सूत्र है, इक का यण हो जाता है, अच के होने पर होता है। इक में 4 वर्ण, अच में 9 वर्ण, और वो इक में 4 वर्ण, अच में 9 वर्ण, और यण में 4 वर्ण। ई का या, उ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। अब कैसे होता है ये, अब हमने आप प्रथम पद और द्वितीय पद ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। क्या करते हैं हम, फर्स्ट पद एंड सेकेंड पद इनको जोड़ना है। हमने कहा सु धन, भाई सु का पहले नहीं, पहले हम ई का उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा इति, देखो सबको पता होगा ये, इति धन आदि, सबको पता है ना। इति धन आदि से क्या बनेगा, इत्यादि। लेकिन कैसे बनेगा ये जानना है, कैसे बनेगा। इधर क्या है, ये हमारा पहला पद था, देखो पहला पद में ये फर्स्ट पद में ई आ गया, तो प्रथम पद में ई निकाला, दूसरे में क्या है आ है। हमने कहा देखो ये फर्स्ट पद, ये सेकंड पद आ गया, तो ई का परिवर्तन किस में होगा, ई का परिवर्तन या में हो जाएगा। हमने या को हलन कर दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ई तो निकल गया, ई निकल जाने के कारण ता हलंत बचा, क्योंकि ता का जो ता में जो ई थी वो चली गई। तो जब चली गई तो क्या बचा, ता हलंत हो गया। भाई चली जाए तो फिर आदमी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ता कैसा हो गया, आधा हो गया। अब क्या होता है, इधर आ है, इको यणच सूत्र ने इक का यण परिवर्तन किया था, दूसरे माले में परिवर्तन करना है ऐसा नहीं कहा है ना। तो हम इस बार आदि को जस का तस उतार लेंगे, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें परिवर्तन मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। इको यणच कहता है इक का यण में परिवर्तन, दूसरे वाले से कतई छेड़खानी मत करना। छेड़खानी तुमने करी ना पटा बच जाएंगे, मतलब नंबर 1 कट जाएगा, घर में फिर मारे जाओगे। क्या पढ़े थे आगे, गलती करके आए पेपर में। अभी क्या होता है, अब यहाँ पर आगमन किसका होगा, या, और या भी बेचारा लगड़ा हलंत के साथ। पूर्व हमने आपको बताया था कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी हलंत हो और दूसरे पद का वर्ण भी हलंत हो तो
एक को तो आधा होने पड़े, जब दोनों भिखारी हैं तो क्या करोगे? इसके पास भी स्वर नहीं, ये पड़ोसी के पास पहुंचे, पड़ोसी के पास भी स्वर नहीं, तो ये मजबूरी में आधा होना पड़ेगा। ता को क्या होना पड़ेगा? आधा होना पड़ेगा। हलंत हो गया। और इधर क्या है? बड़ा आ है। ये जब पड़ोसी के पास पहुंचा तो ये माला माल, ये व्यंजन, व्यंजन हलंत, आगे क्या मिल गया? स्वर मिल गया। इसने तुरंत अपना हलंत हटाया और आ का रूप घट गया, और इसकी मात्रा को इधर खिसका के लगा दिया गया, तो क्या बनेगा? इत्यादि रूप बनेगा। कोई समस्या तो नहीं है इत्यादि में? अब देखो हरिधन आगमन, इसको बनाओ। कठिन क्या होता है पता है? जब जाने पहचाने होते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। हरिधन आगमन, हरिधन आगमन। अब क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से। इधर क्या है? ई धन, इधर क्या है? बड़ा आ है। ठीक, तो ई और आ मिलकर क्या बनाएंगे? ई का क्या परिवर्तन होगा? या हो जाएगा, है ना? या हो गया। अब यहां पर बचा क्या? हमारा हर बचा, है ना? अब आगे क्या है? या को ले लिया, जो बना तैयार हुआ, और शेष क्या है? आगमन। समझते चल रहे हो? कोई समस्या तो नहीं है? हरि या आगमन पहले की तरह, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हलंत हटेगा, क्या इसका डंडा घट जाएगा? ना तो आधा होता है, बीच से कटेगा ना, डंडा तो है नहीं जो घटेगा। आधा कर दो इसको। जैसे ही आप इसको आधा करोगे ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। और इधर हलंत हटा और इसका रूप घट जाएगा। इसको फिर एक में आप मिला दीजिए, करीब करीब पहुंचा दीजिए, तो क्या बनेगा? हर्यागमन। इसी तरह से कविधन उत्तर, क्या बनेगा? कबूतर, यही बनेगा? नहीं। अब हलंत फिर हमने क्या किया? ब्रैकेट लगाया, इधर क्या निकाला? ई धन, इधर क्या है? ऊ। ई का क्या बना? या। ई का क्या बना? या बन गया। अब यहां पर बचा क्या? कब। क्या बचा? कब। ई तो निकल गई ना, और इधर क्या है? उत्तर, है ना? और शेष आगमन किसका? या का। ठीक, अब हुआ का हलंत हटेगा और डंडा घट जाएगा। या का हलंत हटेगा और ऊ का रूप घटेगा। छोटा हुआ है ना, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा? कव्युत्तर। क्या रूप बनेगा? कव्युत्तर बनेगा। हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखना कि किसका विकार क्या उत्पन्न करेगा। इसको सीख गए आप? कोई दिक्कत नहीं। आओ अब चलते हैं हम ऊ के उदाहरण की ओर। आगे बाद में अब हम चलते हैं ऊ के उदाहरण की ओर। हमने कहा सुधन आगतम, सुधन आगतम क्या बनेगा? सबको पता है स्वागतम बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा नियम पहले जानो, उसके बाद में कठिन उदाहरण। आओ बात करते हैं। इधर क्या है? ऊ धन, इधर क्या है? बड़ा आ। ऊ का परिवर्तन किसमें होगा? ऊ का परिवर्तन वा में होगा, हाँ या ना? कहो हाँ। ठीक, अब इधर क्या होगा? ब्रैकेट बंद करते हैं, बचा क्या? सा हलंत। क्या बचा? सा हलंत। आगमन किसका हुआ? वा हलंत का। शेष क्या है? आगतम, है ना? हलंत हटेगा, डंडा घटेगा। अब इधर हलंत हटेगा और इसका भी डंडा घट जाए, वो रूप घटेगा, और क्या बनेगा? स्वागतम। समझ में तो नहीं आ रहा है? ठीक, स्वागतम के बाद में अब हम थोड़ा सा एक कठिन वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे धनुधन एषण, अनुधन एषण, धन नहीं, अनुधन एषण। इसको मैं हटा ही दे रहा हूं। रूप लेते हैं हम अनुधन एषण, ठीक है? अब क्या करते हैं? इधर क्या है? ऊ है, धन इधर क्या है? ए है। अब ऊ का परिवर्तन किसमें करोगे? वा में कर लोगे। ब्रैकेट बंद। अब क्या यहाँ बचा? क्या हमारा? अनु में ना बचा, अनु में ना बचा, क्योंकि ऊ हमारा निकल गया। इधर क्या है? एषण, ठीक है? आगमन किसका हुआ? वा का। हलंत हट जाएगा, डंडा घट जाएगा। अब हलंत हटा और रूप घटेगा, डंडा नहीं है, क्या है? रूप घटेगा और मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा? अन्वेषण बनेगा। इसी तरह से आपका एक उदाहरण है सुधन अक्ष, क्या बनेगा? स्वच्छ। सुधन अक्ष बनाओ फटाफट। सुधन अक्ष से स्वच्छ बनेगा। इसके बाद में हम उदाहरण लेते हैं पितृधन आज्ञा। पितृधन
आज्ञा। महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। पितृ में सबसे पहले क्या है? री है। हाँ, री है, री का उदाहरण। और इधर क्या है? बड़ा आ है। री का परिवर्तन किसमें होगा? रा में होगा। री का परिवर्तन रा में होगा, हाँ या ना? अब क्या करते हैं, इधर आपका ता बचे, क्या बचा? ता हलंत। आगमन किसका हुआ? रा हलंत। आगे क्या है? आज्ञा। अब जरा देखो मजेदार बात, फिर यहां पर एक नई बात आ गई। क्या नई बात आई? ता हलंत है और रा भी हलंत है, दोनों हलंत है। ऐसी अवस्था में क्या ता का डंडा हटेगा? रा वर्ण से पहले, अब एक नई बात फिर जान लो रा के हिसाब में, रा वर्ण से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण है, रा अगर हलंत है, रा अगर हलंत है, आधा है, और उससे पहले भी कोई भी आधा वर्ण हो, तो रा उस वर्ण को कभी आधा नहीं करेगा। क्यों नहीं आधा करेगा? क्योंकि रा ही संपूर्ण वर्णमाला में रा ही एक ऐसा वर्ण है जो हमेशा बेड़ा बीच से कटता है। बीच से कैसा कटता है? इसके अलावा पूरी वर्णमाला में 52 वर्णों में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो बीच से कटे। यह है कोई? बताओ, नहीं है। इसलिए इससे पहले चाहे जो वर्ण आ जाए, अगर वो हलंत है तो हलंत नहीं किया जाएगा, रा को पहले हलंत किया जाएगा। रा का निर्णय पहले किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रा के पास कोई आधार नहीं है, और जिसके पास कोई आधार नहीं होता, मदद सबसे पहले उसके की जाती है, हाँ या ना? इस संसार में भी व्यवहारिक अगर ज्ञान दिया जाए तो आप सबसे पहले मदद किसकी करोगे? जो सबसे ज्यादा निराधार हो, जिसके पास कोई भी चीज ना, आप उसी की तो मदद करोगे। मान लीजिए आप कोई दान कर रहे हो, आप किसी को भोजन खिलाना चाहते हो, तो एक जवान आदमी है, वृद्ध आदमी है, तो आप पहले किसको खिलाओगे? वृद्ध को खिलाओगे, क्योंकि उसके पास आधार नहीं है, उसके पास हाथ पैर कमजोर है, यही तो आप सोचकर खिलाओगे ना। तो इसके पास तो हाथ पैर है ही नहीं, इसका आधार है ही नहीं, तो पहले निर्णय किसका किया जाएगा? रा का। तो अब हम क्या करेंगे? ता की बजाय पहले रा का निर्णय करेंगे और रा को हम आधा करेंगे। और जब रा इस बार आधा हो रहा है तो किसके, कौन इसकी मदद कर रहा है? ता मदद कर रहा है ना। तो अब तो ये घटते क्रम में आएगा, और जब घटते क्रम में आएगा तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब रा से जाने इसका, तो अब रा का यहाँ पर हमने लोप किया और क्या किया? ता का भी हलंत है, ता के हलंत पर प्रभाव नहीं पड़ा, और रा को क्या किया? नीचे लगा दिया। अब कौन बचा? ता हलंत के बाद में आ है, मतलब ये व्यंजन और इधर स्वर मिल गया। अब व्यंजन का जब हलंत हटेगा, स्वर का रूप घटेगा और यहाँ पर मात्रा लगेगी, रूप बन जाएगा आपका पित्राज्ञा। क्या समझ में आया कि नहीं? अच्छे समझ में आ गया कि आखिर पित्राज्ञा कैसे बनता है। इसी तरह से अगर हम कहें कि मातृधन आज्ञा, तो क्या बनेगा? समझ गया ना कैसे बनेगा? रूप बनेगा मात्राज्ञा, लेकिन कैसे? नियम जो लगा था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, रोकना चाहिए। अब शेष एक वर्ण, एक ही आपका बचा है उदाहरण, वो है लृ का। लृ उदाहरण क्या कहता है? देखो, लृ धन आकृति, लृ धन आकृति। अब देखो लृ वर्ण, लृ ही सीधे सीधे आ गया, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ण है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, तो इसमें हम सीधे सीधे लृ को ही पूरा पूरा उठाएंगे। और इधर क्या है? आ है। तो अब लृ का क्या होता है? लृ का ला हो जाता है। शेष यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा ना। इसका परिवर्तन किसमें हो गया? ला में हो गया। तो हम सीधे सीधे क्या कर लेते हैं? यहाँ पर ला हलंत, और क्या आगे है? आकृति। हलंत हट जाएगा और इसका आगे आ है ना, तो आ का रूप घटेगा, डंडा लग जाएगा, क्या बनेगा? लाकृति। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है?